नमस्कार साथियों, आप लोगों का टिंकू सर के चैनल में स्वागत है। इस वर्ष 2023 में जो मैट्रिक परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, तो मैं आपको काफ़ी बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर 2022 में जो मॉडल सेट था कम से कम उसका सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि इस बार जो है सिर्फ एक मॉडल सेट जारी हुआ है सोशल साइंस पर। और पिछले 2022 में जो मैट्रिक परीक्षा हुई थी उसमें मॉडल सेट से साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी काफ़ी पूछा था। सोशल साइंस में कुछ अजीब सा प्रश्न पूछ दिया था, अटपटा, मतलब मॉडल सेट से नहीं पूछा था। तो हो सकता है इस बार मॉडल सेट 2022 से आप लोगों का प्रश्न पूछ रहा, आखिर क्वेश्चन उत्तर बनेगा कहाँ। तो मैं आज आपको 2022 में जो मॉडल सेट फर्स्ट है उसका उत्तर आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें। और देखिए ये 2021-22 का है, 40 कुल अंक हैं। तो पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति हम लोग जानते हैं कि 1789 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा घा, है ना दोस्तों, 1789 ईस्वी में। अब है दूसरा, सोशल उपबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो इसका किया था रूसो ने। सही उत्तर हो जाएगा का। तीसरा है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना जो है वह मैथ्सिनी या मेजिनी ने की थी। तो आप लोग इसमें क्या ध्यान रखिएगा कि यंग इटली की जो स्थापना मेजिनी ने की थी। तो इसका मैथ्सिनी हो सकता है इस बार पूछ दे कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यंग यूरोप की स्थापना भी मैथ्सिनी ने की थी। तो अगर प्रश्न ऐसा भी घुमा के पूछ दे कि यंग इटली की स्थापना मैथ्सिनी ने कहाँ पे की थी, तो यंग इटली की स्थापना मैथ्सिनी ने मार्सेई में की थी और यंग यूरोप की स्थापना बर्न में की थी। ठीक है दोस्तों। और पूछेगा कि मैथ्सिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 1807 में जेनेवा में हुआ था। अब है चौथा नंबर प्रश्न, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था। तो इटली का एकीकरण जो है वह 1861 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा खा। पांचवा है, शुल्क संघ जोल्वराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। तो शुल्क संघ जोल्वराइन की स्थापना परसा की पहल पे की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा का। परसा में कब, अगर पूछ देगा कि कब हुई थी, शुल्क संघ जोल्वराइन की स्थापना कब हुई थी, तो 1834 में किया था। किसने, परसा ने किया था। तो टोटल इसके बाद जोल्वराइन एक शुल्क संघ था। इसके बाद इस शुल्क संघ के गठन के बाद फ्रांस में परसा में टोटल मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। इसके पहले 30 से भी अधिक थी। छठा नंबर का प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो हम लोग जानते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है सुबह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, 13 अप्रैल 1919 का, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा का। यह हुआ था पंजाब के अमृतसर में। उस दिन बैसाखी का मेला वहाँ पे लगा हुआ था। जालियांवाला बाग एक जगह का नाम है। सातवां नंबर है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी, 1909 में की थी। आठवां नंबर का प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था। तो यह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सही कहा था। सही उत्तर हो जाएगा गा। नौवां का है, ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था। तो ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। जब अभी हमने ऊपर पढ़ा था जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने यह उपाधि जो कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। अंग्रेजों ने रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी थी, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने दोनों ने उपाधि वापस कर दी। 10वां नंबर का प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गा। 11वां नंबर का प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, जैव और अजैव।
और अगर पूछता समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं तो उसमें भी 2 हो जाता है, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय हो सकता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में से एक आएगा ही आएगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कौन कौन से हो तो जैव अजैव, या पूछ देगा समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं तो 2, उसमें नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। 12 नंबर का प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? मुख्य पूछ रहा है, अधिक सिंचाई, पशुचरण, वनोन्मूलन और गहन सिंचाई। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा 12वां का खा, अधिक सिंचाई। 13 का है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो हम लोग जानते हैं रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा का। 14 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, गुजरात में तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, राजस्थान में नहीं पाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा घा। 15 का है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो इसका हो जाएगा कृषि प्रसार, वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचरण और ईंधन लकड़ी को एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा का, कृषि प्रसार। अब 16 का है कि बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा खा। 17 है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां, लुप्त जातियां, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घा, इनमें से सभी। 18 नंबर का प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया है? तो इसमें देखिए दोस्तों, जो 10वीं क्लास की भूगोल की पुस्तक है उसमें तो इसको उत्तर दिया है इल्तुतमिश, लेकिन यह गलत है, इल्तुतमिश नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। गूगल में आप सर्च कीजिएगा तो अलाउद्दीन खिलजी ही बता रहा है, लेकिन एनसीईआरटी का पुस्तक जो है 10 क्लास का उसमें इल्तुतमिश दे रहा है। अब 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? पहला है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है, सही है। दूसरा है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, भी सही है। गा है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बहुत बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। घा है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, भी सही। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है, पक्ष और विपक्ष। तो यहाँ ये, हालांकि बहुउद्देशीय परियोजनाओं में ये भी होता है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहत स्तर पर विस्थापन भी होता है, डिस्प्लेस लोग होते हैं और आजीविका खत्म होती है, लेकिन यहाँ इसके पक्ष में तर्क नहीं है। तो इसका 19 का सही उत्तर हो जाएगा गा। 20 का है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो है वह नर्मदा नदी पे बनाया गया है, नर्मदा नदी पे। लेकिन ये कहाँ बनाया गया है, किस राज्य में? गुजरात में। ऐसा मत बोल दीजिएगा कि मध्य प्रदेश में बनाया गया है। इसमें 3 राज्य है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र। 4 राज्यों से इसमें लाभ होता है, लाभ पा रहे हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान। ये भारत सरकार की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी जो है सो मध्य प्रदेश जबलपुर से निकलती है, लेकिन यह जो बांध है वह गुजरात में बनाया गया है। 21 नंबर का प्रश्न है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, इसके पहले जो था वह भूगोल का प्रश्न था। तो यहाँ प्रति व्यक्ति आय भी हो जाएगा, औसत साक्षरता दर भी हो जाएगा, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, मतलब किसी देश का विकास उस देश की मनुष्य की प्रति व्यक्ति आय, उसकी साक्षरता दर, उसकी स्वास्थ्य स्थिति और सभी पे के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घा, उपरोक्त सभी। अब 22वां नंबर का प्रश्न है, मैंने इकोनॉमिक्स का ये पहला चैप्टर का प्रश्न जो है विकास, उससे मैंने इस प्रश्न का आपको मैं यूट्यूब पे पहले ही डाल चुका हूँ। देखिए 22 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 है तो चौथे परिवार की आय क्या है? तो यहाँ औसत है, तो मान लें कि यहाँ औसत निकाल रहा है और प्रति व्यक्ति आय कितना है 5,000 रुपया और 4 परिवार है। तो 5,000 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 20,000 का अगर हम 4 परिवार में डिवाइड करेंगे तो एक परिवार को 5,000 होगा। तो हमारे पास पहले से कितना रुपया है 4, 7 और 3,000, तो 7 और 3 10 और 4 14,000, तो 14,000 है। अब 20,000 में कितना, 14,000 में और कितना जोड़ेंगे तो 20,000 हो जाएगा, तो 6,000 जोड़ेंगे तो 20,000 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घा, 6,000। अब 23 नंबर का प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो इसका हो जाएगा स्वास्थ्य भी, शिक्षा भी, प्रति व्यक्ति आय भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घा, उपरोक्त सभी। 24 नंबर का प्रश्न है,
एक वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है शिशु मृत्यु दर। इसका सही उत्तर हो जाएगा का, शिशु मृत्यु दर। 25 नंबर का प्रश्न है, वनोत्पादक संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो ये हो जाएगा प्राथमिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा खा। 26 नंबर का है, वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा का। 27 नंबर का है, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? सेवा क्षेत्र यानी कि देखिए, नरेश एक शिक्षक है, सेवा दे रहे हैं बच्चों को, और राकेश भी टैक्सी ड्राइवर है, लोगों को सुविधा दे रहा है। तो ये दोनों हो जाएगा कौन कौन? नरेश और राकेश। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा गा, नरेश और राकेश। अब 28 नंबर का प्रश्न है, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाले सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों की रोजगार गारंटी मिलेगी? 100 दिनों। हम जानते हैं नरेगा में 100 दिन की रोजगार गारंटी दिया जाता है। नहीं तो फिर अगर नहीं तो बोलता है अगर काम सरकार नहीं देती है तो 100 दिनों का वह मजदूरी देगी। 29 नंबर का प्रश्न है, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? इसको परछन बेरोजगारी में रखा जाएगा। परछन बेरोजगारी उसे कहते हैं जो वास्तविक में तो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। मान लें कि किसी घर में 4 भाई है और उसके यहाँ एक खेत है, तो एक खेत में अगर वह 2 भाई या 3 भाई काम करेगा तो काम उसका आसानी से हो जाएगा, लेकिन चौथा भाई के पास घर में कोई काम नहीं है, इसलिए वह अपने तीसरे भाइयों को, तीनों भाइयों के हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए घर में बैठने से अच्छा है कि चलो भाई खेती में काम करेंगे, जाता है। तो लेकिन वह 3 व्यक्ति में भी हो जाता है और 4 व्यक्ति भी जाने से भी वह उसके उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है। मतलब जो लोग दूर से देखेंगे उसको लगेगा कि चारों भाई काम कर रहा है खेती में, मतलब कोई बेरोजगार नहीं, लेकिन वास्तविक में वहाँ 3 व्यक्ति से ही काम हो जाएगा, चौथा की जरूरत नहीं है। लेकिन घर में उसके पास कोई और काम नहीं, इसीलिए वह भाइयों की हेल्प करने के लिए वह भी खेती कर रहा है। इस प्रकार से परछन बेरोजगारी इसका सही उत्तर हो जाएगा खा। अब है 30 नंबर का, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर बेरोजगारी से बचने के लिए नहीं, इसका हो जाएगा दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? इसका तो हो जाएगा दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। अब 31 नंबर का प्रश्न देखिए, ये सिविक्स का प्रश्न है, ये नागरिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का प्रश्न है। इसमें बोलता है सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकारी है, ये भी सही हो जाएगा। इसमें सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है, इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है, ये भी सही है। यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गा। अब 32 का है, निम्न में से कौन बेल्जियम की एक भाषाई समूह नहीं है? बेल्जियम की भाषाई समूह कौन नहीं है? स्पेनिश हो जाएगा इसका उत्तर, स्पेनिश। क्योंकि जो है सो फ्रेंच जो है, फ्रेंच कितना था? 40% था, और डच कितने थे? 59% थे, और जर्मन 1% थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 का खा, स्पेनिश वहाँ की भाषा समूह नहीं थी। 33 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित कर दिया गया था? तो सिंहली की घोषित कर दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंहली। अब है 34 नंबर, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? श्रीलंका जो है सो वह स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1948 में, सही उत्तर हो जाएगा घा। 35 है, निम्न में से कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? संघवाद की विशेषता नहीं है। यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, ये सही है। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह प्रशासन करती है, भी सही है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं, ये गलत है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा गा। चौथा ये भी सही है, अदालतों और संविधान के विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरबी, है ना। संथाली भी है, मैथिली भी है, असमिया भी है। हम लोग जानते हैं कि जो है सो
टोटल 22 भाषा, अनुसूचित भाषा जिसको बोलते हैं, वह संविधान में 22 भाषा है, जैसे असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू है ना। तो इसमें से अरबी हो जाएगा नहीं। अब 37 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो 37 नंबर में हो जाएगा राज्य सूची, राज्य सरकार राज्य सूची का विषय बनाते हैं, केंद्र सरकार संघीय सूची का विषय बनाते हैं, गा केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, और घा जो हो जाएगा स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार। नहीं, अवशिष्ट अधिकार में जो है सो अवशिष्ट विधान शक्तियाँ जो केंद्र सरकार ही बनाते, तो इसका घा हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। 38 नंबर का प्रश्न है, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है। तो अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं है, ये सत्य है। खा है, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, ये भी सही है। 1992 में क्या हुआ था, स्थानीय सरकार को और शक्तियाँ प्रदान की गई थी। गा है, कम से कम 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, इसमें ये गलत है क्योंकि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित है। घा है, पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है, तो ये भी गलत है। इसमें जो है सो राज्य चुनाव आयोग, इसका राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नहीं बल्कि राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। तो यहाँ क्या बोलता है, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है, सत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खा, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, ये सत्य है, बाकी असत्य है। अब स्थानीय स्वशासी निकायों चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बाध्यता नहीं, बाध्यता है, तो ये हो जाएगा सही खा। प्रश्न को सही से समझिए, है ना दोस्तों। 39 का है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो वर्ग विशेष के हित समूह, किसी विशेष तबके समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन। खा, राजनीतिक दल, ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने के गरज से लोगों को लामबद्ध करता है, भी सही है। आंदोलन, किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना हो भी सकती नहीं भी। दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग लेता है, ये नहीं होगा। तो 39 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा घा, ये सुमेलित नहीं, क्योंकि दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उस पर दबाव बनाते हैं। अब 40 नंबर का प्रश्न अंतिम है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पे आधारित आंदोलन है, ठीक है। खाद्य विक्रेताओं का संघ, दबाव समूह, ये गलत होगा, है ना। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल है और श्रीलंका में संघात्मक शासन प्रणाली है, तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा खा। ठीक है दोस्तों, तो ये 40 नंबर का प्रश्न आप लोगों को मैंने बताया कि 2022 का ये जो 2021-22 का मॉडल सेट से पूछा गया था। और आप लोग जो चैनल में नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अभी मैं 5 सेट सोशल साइंस का डालने वाला हूँ। ये सेट 1 है, देखिए सेट 2, 3, 4, 5 जितने भी सोशल साइंस का है वो सब मैं डाल दूंगा। तो आप लोग जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो अभी सब प्रश्न बनाऊंगा आपको आसानी से वीडियो मिल सके। और सोशल साइंस काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, लोग इसको पढ़ते नहीं हैं, बच्चे पढ़ते नहीं, सब सोचते हैं इंग्लिश है, साइंस है और मैथ है, ये सब काफ़ी टफ है। लेकिन पिछली बार जो 2022 में मैट्रिक परीक्षा हुई थी उसमें सभी मॉडल सेट से आसान प्रश्न आए थे, लेकिन सबसे टफ जो आप लोग पिछले बार परीक्षा दिए हैं बच्चे, उनसे आप लोग पूछ लीजिए कि सबसे टफ प्रश्न जो है सोशल साइंस में ही आया था। तो इसलिए आप लोग सोशल साइंस को हल्के में नहीं ले, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपको आसानी से मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।